नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करूंगा बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर में वो सब्जेक्ट अगर आपके पास एजुकेशन है। आज की इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि जस्ट आपके एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं। बने रहे दोस्तों अंत तक हमारे साथ। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, पुराने तो बेल आइकन ऑन कर लेना। ऐसी वीडियोस पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली जैसे आज आपको आज वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। मैं आपको सीरीज में सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। देखो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूँ, क्या पता सर के ऊपर से आंसर चला जाए, समझ में ना आए। और मेरा ये मोटिव नहीं है आपको कि सिंपल बता देना है, बस व्यूज और लाइक बटोर लेना, नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए। लाइक करो या मत करो ये तो आप पे डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों हम पहले बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कमेंट ऑन द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द क्या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। समझ में आप सभी को। कमेंट ऑन द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। 1948 में ये कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। आज़ादी के बाद ये देखने के लिए कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन किस लेवल तक है, कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर एक रिकमेंडेशन देने के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लीडरशिप के अंदर, जो कि भारत के सेकंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, पता है ना आप सभी को भाई, उनके लीडरशिप के अंदर ये कमीशन बनाई गई जिसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूईसी कहा जाता है इसको। तो यूईसी जो कमीशन है, इस कमीशन को एक सजेशन देना था, रिकमेंडेशन देना था गवर्नमेंट को कि किस तरीके से हायर एजुकेशन होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है। मैं पहले आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ, फिर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऐसे बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। एनालाइज द रोल ऑफ क्या है सर्व शिक्षा अभियान, SSA कहा जाता है इसको, एंड ऑपरेशन। आपने दोस्तों सुना होगा ये बहुत बार, एक पेंसिल पे दो बच्चे बैठे हुए होते हैं, है ना, वही वाला सेम ये है ना। एंड ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड क्या इन इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन इन आवर कंट्री। भारत में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान और ऑपरेशनल क्या ब्लैक बोर्ड, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं इसको। दुनिया के अंदर सभी देशों के अंदर एजुकेशन तो है, तो इंडिया में भी एजुकेशन के लेवल को ठीक करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था जिसमें सभी स्कूल्स के अंदर ब्लैक बोर्ड लगवाने के लिए, तमाम इंप्रूवमेंट्स करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सजेशन देने के लिए बात की गई थी। थर्ड क्वेश्चन है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियाज एजुकेशन। भारत की शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव का क्या परीक्षण करना है आप सभी को। यानी कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बहुत तेजी से क्या हो रहा है, बहुत नज़दीकियाँ बनते जा रही है। इकोनॉमी के अंदर या पॉलिटिकल के अंदर या कल्चर में बहुत ही नज़दीकियाँ आ रही है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो इसका एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसके बारे में बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ इज एजुकेशन फाइनेंस्ड इन इंडिया। भारत में शिक्षा कैसे वित्त पोषित है, यानी कि एजुकेशन बजट, यानी कि एजुकेशन पे कितना फंड खर्च किया जाता है, क्या है, कितना खर्च है, ये सब आपको इसके अंदर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब ये बताऊंगा आपको बड़ा मजा आएगा समझाने में, क्योंकि आज तक हम एजुकेशन बजट फुलफिल ही नहीं कर पाए जो हमारे हमेशा शुरुआत से लक्ष्य हुआ करता है, ठीक है। 6% आज तक नहीं हो पाया भाई। एंड नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल करिकुलम क्या फ्रेमवर्क। इसको NCF के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का दोस्तों है ये। तो कंट्रीब्यूशन क्या है इसका, क्या करने में, इम्प्रूवमेंट करने में, स्कूल्स का जो करिकुलम पार्ट होता है एंड टेक्स्ट बुक्स को इम्प्रूव करने में ये बनाया गया था दोस्त। और क्या इसका इम्प्रूवमेंट में कितना बड़ा रोल रहा है इसके बारे में बताना। तो राष्ट्रीय पाठ चर्चा जो मेन है ना, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था कि मार्गदर्शन सिद्धांतों और स्कूल्स में जो इसको बनाएगा, जो पाठ्यक्रम जो हमारा होता है, सिलेबस स्पेशली बताऊं मैं, तो क्रम और पाठ्य पुस्तकों के सुधार में इसके योगदानों पर चर्चा कीजिए। स्पेशली दोस्तों जो बच्चे इस समय जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो 2005 का ही सिलेबस पढ़ रहे हैं। 2005 से पहले यानी कि ये सिलेबस कुछ और हुआ करता था, अपडेटेड सिलेबस जो है वो 2005 का ही है। और 2005 से हम अब तक करंटली सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं। दोस्त अब मोदी जी एक बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जितने भी इम्प्लीमेंट हुए हैं लॉज वगैरह या एजुकेशन पॉलिसी वगैरह। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वाकई में बहुत दमदार है उसके अंदर, है ना। चलिए एंड सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास कि व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये है भाई आपसे व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल चीज़ों के लिए जो एजुकेशन, जैसे कि NUS बोर्ड भी वोकेशनल एजुकेशन करवाता है,
बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन वगैरह हो गया। तो ये दोस्त हमारे मेन क्वेश्चंस हो गए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए। आई होप आप सभी ने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या अपने कॉपी में आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कमेंट ऑन द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो कि 1948 में बनाया गया था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या हैं इसके बारे में आप सभी को बताना है। चलिए दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना राम कहानी जो हमें पढ़ना है आज। चलिए भाई, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है। मैंने 2 पीपीटी बनाई इसके लिए, यानी कि नोट्स बना है। पहली ये है और दूसरी ये दोनों ही आपको दे दूंगा मैं, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप इसको वहां से डाउनलोड कर लेना। और जो हमारे पेड नोट्स हैं आप उसको भी डाउनलोड करना, जिसके अंदर पूरी बुक्स के सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर दिए गए हैं। बाकी ये क्वेश्चन तो आपको समझाने वाला हूँ मैं। चलिए दोस्तों, तो आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम छोटा सा इंट्रोडक्शन, और एग्जाम में भी दोस्त सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ही बताना होता है टॉपिक के बारे में, ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी टॉपिक में ज़्यादा आती है। मतलब क्लियरिटी आएगी जितनी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। तो क्लियरिटी पे आपको ध्यान देना है, इस पर क्लियरिटी पे। चलिए, तो अबाउट द कमीशन, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत दोस्तों जैसे आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के टाइम ये सबसे पहला कमीशन था हुआ दोस्तों। ये पहले आपको मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना है एग्जाम्स के दौरान भी। सुनो भाई, पहले यार हुआ ये कि 1947 के अंदर जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली, तो उस समय का एजुकेशन लेवल भारत में जो चल रहा था, एजुकेशन जो चल रही थी भारत के अंदर, वो उनके द्वारा इनके द्वारा जो ब्रिटिश के जो अंग्रेजों के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई थी, उसी के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर एजुकेशन लेवल यानी कि एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी। तो भारत के फर्स्ट कौन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले कौन है शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, उनके ही लीडरशिप के अंदर ये सब किया जा रहा था। और ये देखा गया क्यों ना हम हायर एजुकेशन को ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और उसका लेवल कुछ और, मतलब कि एक हायर एजुकेशन है तो हायर स्टडीज़ के अंदर एक अच्छा खासा दमदार सिलेबस हो, अच्छा खासा टीचर्स हो, स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, इन सब के लिए कमीशन बनाया है। ये शिक्षा मंत्री जी ने सोचा और इसलिए एक अलग से कमीशन बना दी गई, जिसके लिए नाम दिया गया UEC, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम क्या था भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के सेकंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसी के नाम पे, इन्हीं के नाम पे आपको पता है क्या बनाते हैं हम, टीचर डे बनाते हैं, है ना। चलिए, तो ये कमीशन बनाई गई। इसका मेन काम था कि यूनिवर्सिटी लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक की जो स्टडी है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, ये इसका काम था देखना। चलिए, तो फर्स्ट लाइन आपको ये समझ में आ गया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दिस कमीशन इन 1948। इस कमीशन को 1948 में क्या अपॉइंटेड, नियुक्त किया गया था। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझते जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना, है ना, कोई हार्ड लैंग्वेज भी नहीं है। मैं आपको सब कुछ एक एक करके एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता जाऊँगा, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है। एंड जो इसके चेयरमैन थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, है ना, साउथ से थे, तमिलनाडु उनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम भी भाई ऐसा ही है। एंड जो इसका इनॉग्रेटेड था वो मेनली दोस्तों जिनके लीडरशिप में ये सब किया जा रहा था, वो भारत के फर्स्ट है एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद है। अब्दुल कलाम मत लिख देना भाई, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम अलग है और अब्दुल कलाम आज़ाद अलग है, ठीक है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ये मिनिस्टर थे, भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। एंड इस समय कौन है कौन है इस समय? निशंक पोखरियाल जी, पता है ना, यस। चलिए, एंड दिस कमीशन कंसिस्ट्स ऑफ 10 मेंबर्स। इस कमीशन के अंदर टोटल अब्दुल कलाम आज़ाद के जो लीडरशिप के अंदर, मतलब कि इनके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था इसको। तो राधा सर्वपल्ली कृष्णन है, तो यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, इनके अलावा इनके 10 मेंबर और थे, और टोटल यानी कि इसमें 10 मेंबर थे। तो दोस्त इस कमीशन में टोटल 10 मेंबर्स थे। राधा सर्वपल्ली, तो दोस्त इस कमीशन में टोटल 10 मेंबर्स थे। पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, बाकी 9 मेंबर के नाम यहाँ पे टोटल मैंने बता दिया है। आप चाहो तो इनके नाम बस एक समय पढ़ सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि रटने बैठ जाओ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर ताराचंद हो गए, है ना, एंड डॉक्टर जेम्स हो गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए, ये जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर ये वाइस चांसलर भी थे उस समय, है ना। एंड डॉक्टर आर्थर हो गए, एंड आपको बताऊँ तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी हो गए। तो बस लक्ष्मी स्वामी जो हो गए, तो बस आपको ये सारे यहाँ पे नाम भी मैंने दे दिए हैं, बस जस्ट आपको सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए कि ये सब इसमें शामिल थे।
पीपीटी दे दूँगा, नहीं ये जो नोट्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप। चलिए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, ये रहे भाई जी। चलिए, तो सैल्यूट है भाई इनको भी, भारत के फर्स्ट एक ऐसी कमीशन बनाए गए एजुकेशन को देखते हुए, है ना। इनका क्या क्या कहना था पहले इनके बारे में जान लेते हैं हम पहले थोड़ा। अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये चांसलर भी रह चुके थे, एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके बारे में दोस्तों अगर आप और भी जानना चाहते हो तो मैंने अपने और भी नोट्स में इनके बारे में और भी बताया अच्छे तरीके से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। इनका जन्म दोस्तों 1888 में हुआ था और 1975 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। चलिए, एंड इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के अंदर, एंड इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो क्रिश्चियन स्कूल से प्राप्त की थी तमिलनाडु में ही, एंड ही स्टार्टेड हिज टीचिंग करियर एज प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। इन्होंने बहुत तमाम तरह के तमिलनाडु की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना भी इन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था इन्होंने। एंड टैगोर्स की फिलोसफी भी इन्होंने लिखी थी बुक के अंदर, एंड हिज नोट्स ऑन वेस्टर्न फिलोसफी अट्रैक्ट है बाय द वेस्टर्न्स, ठीक है। एंड मेन जो यहाँ पे हम सब कुछ हमें बता दिया है। दो एक बात और है जो आप सबको पता होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड, जो अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने लेक्चर दिया था द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इस टॉपिक के ऊपर, जो कि काफ़ी फेमस माना जाता है ना। एंड ये आंध्र यूनिवर्सिटी के 1913 में वाइस चांसलर भी बने थे। एंड इसके बाद दोस्तों चलिए मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिया इनके बारे में, एक ब्रीफ आपको पता होना चाहिए उनके बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए, यहाँ तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना आपको कि 1967 में इनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, एंड इस तरीके से इनके ही याद में हम आज टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी 5 सितंबर, ठीक है। 5 सितंबर को कंप्लीट हो जाता है हमारा ये। तो अब टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कमीशन है इसका एम क्या था, इसका मेन जो उद्देश्य है वो था क्या, ठीक है, ताकि आपको टॉपिक को समझ में आए, क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा आपको आ जाएगी जैसे हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम की, टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यानी कि सबसे पहला जो इसका एम था वो ये था कि जो प्रॉब्लम्स है, किसकी प्रॉब्लम्स, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, विश्वविद्यालय शिक्षा की, जो ग्रेजुएशन लेवल पे कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो स्टडी करना, पहला काम इसका ये था, ठीक है, इंडिया के अंदर। एंड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एंड सेकंड काम क्या था इसका, सजेशन देना कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। तो दो चीज़ समझ में आ गया आपको, पहला स्टडी करना प्रॉब्लम्स, दूसरा सजेशन देना। एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज आर एसेंशियल फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये तो भाई देखो जाहिर सी बात है यार कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, कुछ जैसे ही हम आज़ाद हुए देखो ये हमारे लिए ज़रूरी भी था यार, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस तो थी, लोग एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, बेरोजगार थे, खाने पीने की दिक्कत, पार्टीशन एक और था, यहाँ पे धर्म का मामला एक और था, और इसी बीच में एजुकेशन का मामला एक और आ पड़ा। इसलिए हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल था, ये काफ़ी ज़रूरी मामला था ये, ठीक है, क्योंकि इसी से हमारा फ्यूचर भी डिसाइड होता है और सोसाइटी में ग्रोथ, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट ये सब डिसाइड होता है। तो पहले दोस्तों एम आपको समझ में आ चुका है क्या है, एंड मेथड ऑफ स्टडी। अब बात करते हैं मेथड ऑफ स्टडी की, यानी कि मेथड ऑफ स्टडी का मतलब क्या है कि स्टडी करने का मेथड क्या होना चाहिए, ये कमीशन ने बताया। चलिए बात करते हैं इस पर। प्रिपेयर द क्वेश्चनरी एंड सेंड टू द पीपल। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इसने किस तरीके से ये सब प्रॉब्लम्स जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं यूनिवर्सिटीज लेवल पे हम, तो ये पता कैसे चले। तो राधा कृष्णन जी ने क्या किया, एक क्वेश्चन वाइज के अंदर एक स्लिप निकाली और ये सभी लोगों पे सेंड किया गया और लगभग 600 लोगों तक ये सब दिया गया, मतलब स्लिप के रूप में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिख कर दो और लोगों से सजेशन मांगा गया, ठीक है। एंड ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी गए और उन सभी में जैसे टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ये उन सब से मिले, स्टाफ से मिले और स्टडी किया कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। और उन प्रॉब्लम के बाद 1948 में ही, जैसे कि इनको मैंने बताया आपको 1948 में ये कमीशन बनाई गई थी और 1948 के लास्ट में इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट सबमिट कर दी। और इस तरीके से जब रिपोर्ट सबमिट कर दी गई तो इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या कहा
अब हमारा मेन पॉइंट आ जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, रिकमेंडेशंस ऑफ द राधा कृष्णन कमीशन या रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूईसी इसको हम बोलेंगे शॉर्टकट में ताकि आपको भी समझ में आते रहे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, है ना, यानी कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसका मेन मकसद क्या है, क्या मकसद है, क्या सिखाना चाहती है आपको, वो ये है आपका। तो अकॉर्डिंग टू यूईसी यानी कि कमीशन, यूईसी के अकॉर्डिंग क्या है कि यूनिवर्सिटी को चाहिए ये कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो एक ट्रेनिंग रूप में हो, ताकि उनमें एक लीडरशिप की भावना पैदा हो सके, है ना, ताकि वो ग्रुप को लीडरशिप कैसे करे। पहली बात ये सोशल इफ़िशियंसी आपस में कैसे विकसित करें, सोशल इफ़िशियंसी, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को कैसे हम समझें, अंडरस्टैंड की पावर, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, लव फॉर हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, कल्चरल प्रोग्रेस, ये सभी चीज़ें एक ग्रेजुएशन लेवल तक बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर ये सब एजुकेशन देना चाहिए। तो ये एम्स माना गया, यानी कि ये एम माना गया जो आपको मैंने यहाँ पे बताया। सेकंड पॉइंट में बताना आप सभी को टीचिंग स्टाफ, यानी कि टीचिंग स्टाफ, देखो कोई भी चीज़ या किसी भी देश, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक ताकतवर कंट्री कब बनता है, उसके पास आर्मी यानी डिफेंस पावर हो, हेल्थ पावर हो, एजुकेशन पावर हो, मिलिट्री पावर, मनी पावर, मसल्स पावर, सभी चीज़ में वो तरक्की करे तभी वो बनेगा। वैसे ही एक इंसान, मान लो कि मैं एक आप सभी को इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरे टाइम में जब मैं पढ़ रहा था मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिले होंगे जो मेरे को मतलब कि पढ़ाने में भी अच्छे हों और इस तरीके से उन्होंने मुझे इस तरीके से उन्होंने नॉलेज डिलीवर किया ताकि मेरे को अच्छा भी लग रहा हो, मज़ा भी आया, मैं सीख पाया और इसलिए आज आपको पढ़ा भी पा रहा हूँ। तो सेम इसी तरीके से ही टीचिंग स्टाफ का होना, क्वालिटी टीचिंग स्टाफ काफ़ी ज़रूरी है ना। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट तो हम कर दें, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का मकसद भी यही होना चाहिए ना कि टीचर्स भी उस लायक हों जो इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में है अपना महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे सके। अब पता चले दोस्तों ऐसे ही टीचर हैं भाई, ना पढ़ाने में मन लगता है ना उनको पढ़ने में मन लगता है और बच्चे जा रहे हैं मशक्कली कर रहे हैं, क्या बच्चा पढ़ लेगा फिर ऐसे में, है ना, फिर वही दिक्कत आ जाएगी यार। चलिए बात करते हैं फिर सेकंड पॉइंट टीचिंग स्टाफ की। क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ टीचर्स। समझ में आया आप सभी को, लाइन क्या मस्त लाइन है कि एजुकेशन का लेवल क्वालिटी ऑफ टीचर्स पर डिपेंड करता है। टीचर जितने एक्सपीरियंस्ड वाले होंगे उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचर्स काफ़ी मतलब कि मैटर रखती है यहाँ पे, है ना। तो अटेम्प्ट शुड बी मेड इट इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन। जितना ज़्यादा दोस्तों उन्होंने मतलब कि उनके ऊपर भी मान लो टीचर जैसे कि आज भी हमारे पास बीएड करते हैं, उसके बाद दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम देने, यानी कि काफ़ी सारे एग्जाम्स जब हम क्वालिफाई करते हैं, अटैम्प्ट्स करते हैं तो एंड उसकी क्वालिटी और एक क्वालिफिकेशन भी होती है जो टीचर की अच्छी खासी बढ़ सकती है। पहली चीज़ तो ये, एंड टीचर्स को चाहिए कि जो पे स्केल्स एंड जो सर्विस उनकी जो कंडीशन है इस समय, उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होनी चाहिए, है ना, तब ये मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक हो पाएगी टीचर्स के भी। और टीचर्स बनने का मकसद जैसे कहा जाए टीचर्स के थोड़ी अब 15,000 20,000 दे देंगे, 15-20 हज़ार में क्या होने वाला टीचर का भाई, इसलिए तो दोनों चीज़ देखने की बात कही गई थी इस कमीशन के द्वारा, ठीक है, यूईसी कमीशन के द्वारा। थर्ड पॉइंट में बताना आप सबको ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड वर्किंग डेज, कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या हो। अगर कोई भी बच्चा क्लास 12th पास करके यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कॉलेज के अंदर आ जाता है वो, तो मतलब कि उसका ड्यूरेशन क्या हो। तो जैसे वो एडमिशन लेगा कॉलेज में, पता कब लेगा वो एडमिशन, आफ्टर 12th, और यही प्रोसेस आज भी चल रहा है। जब हम 12th पास करते हैं तो हम जाते हैं कॉलेज के अंदर, तो फर्स्ट डिग्री आपको 12th में मिलेगी एंड इसके बाद आप सभी को ग्रेजुएशन करना होगा जो कि 3 साल का होगा, 3 years ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। एंड जो टोटल वर्किंग डेज होगा आप सभी का वो 180 डेज होगा इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज, यानी कि 335 डेज होता है ना आप सभी का, लेकिन जो आपका कॉलेज वर्किंग डेज होता है आप सभी का टोटल 180 डेज ही आपको जाना होता है कॉलेज के अंदर इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज, ठीक है। बाकी तो जो छुट्टियाँ होती है, समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन, क्या क्या वेकेशन आपको मिलता है, तमाम तरह छुट्टियाँ, फेस्टिवल की वेकेशंस, इसलिए 180 डेज का टाइम पीरियड रखा गया था, है ना, वर्किंग पीरियड। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यानी लगभग 3000 लगभग स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटीज़ की यानी कि एक कॉलेज के अंदर होने चाहिए। यूनिवर्सिटी तो भाई बड़ी चीज़ हो जाती है ना,
एक कॉलेज में होने चाहिए। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। एंड फोर्थ जो पॉइंट इस कमीशन ने कहा कि रिसर्च फैसिलिटीज़। अब सिंपल बात वही है कि अगर मैं आपको एक बुक पकड़ा दूं, बोलूँ बस पढ़ो, पढ़ते रहो, आप बोलोगे क्या पढ़ो, इसमें रटते रहूँ क्या, तो उस रटन विद्या का क्या फ़ायदा। इसलिए प्रैक्टिकली चीज़, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, ताकि आप सबका कहीं पे लॉजिक लगे, आपका माइंड लगे, तभी ये माइंड डेवलपमेंट होगा भाई। इसलिए इस कमीशन में कहा गया कि रिसर्च फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। द कमीशन स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एट द हायर लेवल्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। द यूनिवर्सिटीज शैल अट्रैक्ट ब्रिलियंट प्रोमिसिंग young men by offering them decent salaries so that their creative facilities क्या होगा यहाँ पे हैं, उनकी दोस्तों जो फैकल्टीज़ है जो रिसर्च कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको वो या तो सैलरीज के रूप में दे या उनको स्कॉलरशिप वगैरह जो होती है इस रूप में दे, ताकि वो कुछ चीज़ों को रिसर्च करें, है ना। एंड प्रोडक्टिव पीरियड के अंदर दोस्तों किसी भी चीज़ का रिसर्च करना, जैसे आज भी होता है नहीं, PhD के स्टूडेंट्स करते हैं, वैसे सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल तक के स्टूडेंट्स कर सके। बेशक इस चीज़ को आज कई यूनिवर्सिटी के अंदर, कई कॉलेज के अंदर दोस्तों आज इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। कहाँ पे आपको मिलता है पैसे किस चीज़ की रिसर्च करने के लिए? DU में तो नहीं देखा भाई हमने, हम तो DU से पढ़े हुए हैं, हमें तो आज तक किसी ने दिया पैसे। तो ये कुछ चीज़ों को लेकर के रिसर्च किया जाता है इस कमीशन को, है ना। बट ये चीज़ तो है कि इसमें कहा गया था, है ना। एंड द कमीशन सेड, कमीशन ने क्या कहा कि एवरी यूनिवर्सिटी शुड हैव सर्टेन नंबर ऑफ रिसर्च फेलोशिप। जैसे दोस्तों देखोगे आप तो काफ़ी फेलोशिप मिलती है बच्चों को रिसर्च करने के लिए, तो फेलोशिप मिलेगी, बच्चा अपने आप ही इनक्रेज होगा रिसर्च के लिए। फेलोशिप का मतलब दोस्तों होता है सिंपल, आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलना, ताकि वो आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिले, ठीक है। तो फाइनेंशियल यानी फेलोशिप मिलेगी, अपने आप ही बच्चा हेल्प उसको मिलेगा फाइनेंशियल, वो अपने आप रिसर्च कर पाएगा, है ना। तो ये इस कमीशन में कहा गया था, जो कमीशन में कहा गया है, जो रिकमेंडेशन दी गई है, हम तो वो पढ़ रहे हैं भाई। अब किस यूनिवर्सिटी में ये दिया जा रहा है, आज नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से इसके डिसाइड भी किया जाता है ना। अभी के डिसाइड पढ़ेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है इसकी। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, रिफॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। ये तो बहुत जरूरी है देश के अंदर, हमारे बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं इस कमीशन ने क्या कहा था। देयर शुड बी रिफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड ऑफ द एग्जामिनेशन ऐसे टाइप क्वेश्चंस। आज क्या होता है दोस्त, एग्जाम के अंदर ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको सब्जेक्टिव रूप में लिखना होता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जब आपको टोटल पैराग्राफ के तरह लिखना होता है, 100 वर्ड्स में 100 वर्ड्स देखते हैं, 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, ऐसा लिखना होता है। लेकिन इस कमीशन ने ये कहा था कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो बच्चों एग्ज़ाम हो वो ऐसे टाइप यानी कि सब्जेक्टिव टाइप में होने के बजाय ऑब्जेक्टिव टाइप में हो, जिसको आज हम मल्टी MCQ कहते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। अब दोस्तों MCQ मुझे लगता है कि सब्जेक्टिव से ज़्यादा थोड़ा हार्ड MCQ होता है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा डीपली स्टडी करनी पड़ती है, और ये आज होता तो मुझे लगता है बेहतर है यार। नहीं आपको लग रहा है बेहतर ही है? अरे हो जाता तो ठीक ही है, लेकिन अगर हम देखें तो भारत में आज भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव में ही होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, है ना। चलिए भाई, तो ये भी रिफॉर्म करने की बात कही गई थी। एंड बस इनका ये कहना था कि या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में लो और एक ओरल टेस्ट ले लो कोई सा, है ना। लेकिन सब्जेक्टिव रूप में पेज भरवा दो, क्या फ़ायदा उसका, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे एटलीस्ट क्या हो, ऑब्जेक्टिव टाइप पहले क्वेश्चन सोल्व करवाए जाए, फिर एट लास्ट यानी कि एक लास्ट में एटलीस्ट क्या हो, ओरल टेस्ट लिया जाए, ठीक है। तो ये कहा गया इस कमीशन के अंदर। 5th पॉइंट हमारा ये है। और जाते हैं अपने 6th पॉइंट के ऊपर। 6th पॉइंट क्या है हमारा, एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। ये बहुत ज़रूरी है आज के इस ज़माने के अंदर, क्योंकि जो हमें पढ़ाया गया अब तक वो आगे काम ही नहीं आता, और जो आगे काम आता है वो अब तक पढ़ाया नहीं गया। चलिए देखते हैं क्या है इस प्रोफेशनल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हमें दोस्तों एग्रीकल्चर के बारे में डीपली एजुकेशन देना चाहिए। कॉमर्स के रिगार्डिंग एजुकेशन, इंजीनियरिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, लॉ, मेडिसिन के लिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सब क्या होना चाहिए दोस्त, एक अलग से इनका एक कोर्स होना चाहिए जो ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसको ही कहा जाता है प्रोफेशनल एजुकेशन। दोस्तों आज इस समय इग्नू ये सब कोर्स करवाता है, अगर आप इग्नू का नाम सुना होगा आपने, काफ़ी बेहतर कोर्स करवाता है इग्नू, और वहाँ से आप डिप्लोमा, डिग्री कोर्स जो चाहे वो कर सकते हो, डेट्स अप टू यू। एंड 7 पॉइंट हमारा UGC। UGC का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन शुड बी अपॉइंटेड टू सुपरवाइज एंड एलोकेट फंड्स फॉर द यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द इंडिया। इसका मतलब क्या है, अब देखो दोस्तों आपने देखा होगा पूरे इंडिया के अंदर सभी जगह कहीं ना कहीं पे कॉलेज है। अब देखो तो 28 स्टेट्स हैं, अब 20 स्टेट में सभी जगह कॉलेज है,
कुछ नेशनल कॉलेज हैं, है ना, एंड कुछ स्टेट कॉलेज वगैरह है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, है ना, इलाहाबाद हो गया आपका, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एंड तमाम कॉलेज है, सब DU हो गया, देख लो आप, इग्नू वगैरह हो गया, तो तमाम ऐसे ये सब भी कॉलेज है। तो जितने भी कॉलेज हैं या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी इंडिया के अंदर, टोटल दोस्तों इस समय लगभग 998 के आसपास है। तो मान लो मैं बता रहा हूँ आपको 1000 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम तरह के कॉलेज वगैरह आते हैं, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करते हैं, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो टोटल 77 कॉलेज के अंदर आते हैं दिल्ली के अंदर। तो वैसे ही तमाम यूनिवर्सिटी एक टोटल एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है जिसके अंडर में तमाम तरह के कॉलेज वगैरह आते हैं, ठीक है। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल जो बता रहा हूँ मैं आप सभी को, ये सभी आएंगे UGC के अंडर में, यानी कि एक कमीशन बनाई जाएगी और ये कमीशन कहलाएगी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स मतलब जो कॉलेज वगैरह को, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को क्या करती है, जो फंड्स देती है, ठीक है, फंड्स एलोकेट करती है, यानी कि फंड्स बांटने का काम करती है। और ये फंड बांटे जाते हैं ग्रेड के बेस पे, जैसे कि कौन सा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कौन से कॉलेज की रैंकिंग अच्छी है, और रैंकिंग के हिसाब से उनको क्या मिलती है, फंड्स मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक की टीम होती है एक, आपने सुना हो कभी, तो एक नेक की टीम होती है दोस्तों। नेक की टीम ये डिसाइड करती है कि कौन से कॉलेज की रैंकिंग अच्छी है, जिस कॉलेज की रैंकिंग अच्छी होगी उसको फंड्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है, यानी कि अच्छा खासा फंड मिलता है, ठीक है। तो UGC का नाम आपको याद रखना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एक अपॉइंटेड की गई, यानी कि अपॉइंट भी किया गया इस समय, ये आज भी है, ये सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज इसके अंडर में आते हैं और ये फंड्स एलोकेट करती है। एंड रूल रेगुलेशन, कॉलेज में होने वाला है, यूनिवर्सिटीज़ क्या करने वाली, ये सब नहीं करने वाली, ये सभी रूल रेगुलेशन यही डिसाइड करती है। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनोमस है ये किसी के अंडर में नहीं है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कंट्रोल इसके ऊपर है ना, यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में आती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस पर लेकर दोस्तों काफ़ी डिबेट हुआ था जब ये बात कही जा रही थी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का मीडियम क्या हो, क्योंकि आज हम देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश कॉमन तो है ही है, जो कि सेकेंडरी लेवल पे देखेंगे हम इसको, और हायर एजुकेशन के अंदर है तो होता ही है भाई दोस्तों ये। लेकिन एक लैंग्वेज और बताया गया जो कि एडिशन टू द मदर टंग, किसकी बात की गई, मदर टंग को लेकर। अब ये मदर टंग आप सभी का, जैसे कि हिंदी इंग्लिश तो एक कॉमन लैंग्वेज है, भारत इंडिया की है ही है भाई, है ना, लेकिन मदर टंग यानी कि जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट की अपनी खुद की लैंग्वेज। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, बिहार में भोजपुरी, उड़ीसा में उड़िया, तो तमाम तरह के, तमिलनाडु में तमिल, है ना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिल, जहाँ जहाँ पे जो लैंग्वेज हो उन लैंग्वेज में भी एग्जाम होने चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में दोस्तों ये नहीं था, लेकिन आगे चल के इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पास रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस। अब इस कमीशन ने ये जो बात कही, इस बात पे इस कमीशन की क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना भी की जाती है। क्या कहा इसने, चलिए पहले जानते हैं। इस कमीशन ने ये कहा कि बच्चों को रिलीजियस भी एजुकेशन देना चाहिए, यानी कि धर्म से रिलेटेड भी एजुकेशन देना चाहिए। अब धर्म से रिलेटेड एजुकेशन भी देना चाहिए, ये चीज़ समझ में नहीं आया। एक तो दोस्त, हम अपने संविधान के अंदर हम अपने आप को सेक्युलरिज्म कहते हैं, तो ये सेक्युलरिज्म कैसा है दोस्त, जब हम धर्म की एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हैं। तो इस पर दोस्तों काफ़ी डिबेट हुआ। जो डिबेट काफ़ी हुआ तो ये डिसाइड किया गया कि हम सभी रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन इंडिया के अंदर, सभी रिलीजन्स की जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हम शामिल, यानी कि बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे आपने देखा हुआ सिलेबस के अंदर जैन धर्म, बौद्ध धर्म की शिक्षा है, इनकी टीचिंग्स क्या है, हिंदू धर्म के बारे में, मुस्लिम्स, ईसाई धर्म, है ना, फारसी, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी एजुकेशन कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, है ना, ये सब पढ़ाया जाता है, तो इसलिए पढ़ाया जाता है ये। लेकिन दिक्कत ये हुई थी कि इसने तो बता दिया, कमीशन ने क्या बताया, इस कमीशन ने, सबसे पहले ये बताता हूँ आपको। द कमीशन स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस। इसने मोरल इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज कर दिया बस, कि जो धर्म के मोरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। इन धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स, कुरान क्या कहता है, गीता क्या कहता है, इनकी अच्छी अच्छी बातें हैं, है ना, बाइबल वगैरह जो भी अच्छी अच्छी इनके बातें हैं, ये सभी को बताना चाहिए। और कौन सा धर्म खराब बात कहता है, सभी धर्म अच्छे बात कहते हैं, है ना, सभी धर्म तो एक ही बात कहता है भाई, एक ही बात है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बात का मतलब है कि सभी का मतलब एक ही है कि भाई अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, वही सेम चीज़ यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो बता दिया कि मोरल प्रिंसिपल्स बच्चों को बताना चाहिए, लेकिन इसने इस कमीशन ने ये अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया कि हमें किस तरह की नॉलेज देना चाहिए। इसी वजह से इसका डिसाइड किया गया था इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है।
चलिए, लेकिन हाँ इसी कमीशन के बदौलत दोस्तों आज हम जो हम पढ़ रहे हैं रिलीजियस के बारे में, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू, मुस्लिम, जो भी हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत वो इसी कमीशन के द्वारा बताया गया था, इसलिए आज हम इसकी स्टडी करते हैं। तो बात करते हैं हम स्कॉलरशिप्स की, जो कि हमारे 10 पॉइंट यानी कि 10 पॉइंट्स पे हम आ चुके हैं। स्कॉलरशिप्स यानी कि दोस्तों जैसे कि हमने फेलोशिप की बात करती है, कॉलेज की स्टडी के दौरान जो बच्चों की मिलती है काफ़ी हेल्प करती है, एंड इस तरीके से स्कॉलरशिप भी काफ़ी हेल्प करती है। यानी कि मेरिटोरियस एंड जो फाइनेंशियली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि वो बाकी जो एनसीसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इन सभी को क्या करना चाहिए, स्कॉलरशिप देना चाहिए कॉलेज लेवल पर। एंड इस समय यार मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए ये कि तमाम तरह के बच्चों की स्कॉलरशिप दे और कुछ कंपटीशन करवाएं नेशनल लेवल पे, ताकि बच्चे और इंकरेज हों, इन समय ज्वाइन करें, ये देख के कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसे में बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो सकती है, फाइनेंशियल एड मिल सकती है ना। ये सब काफ़ी सरकार को करना चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बार के बजट में भी ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं निकाला ताकि बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाए, है ना। कहते हैं यार यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ हो जाता है, यहाँ पे मंदिर मस्जिद हो जाता है, लेकिन आज तक यहाँ पे एजुकेशन पे बात नहीं होती, रोजगार पे बात नहीं होती। खैर यार इंडिया ही है, इन सब बातों को लेकर भी इंडिया महान ही है भाई, है ना। चलिए, एंड अब बात करते हैं रूरल यूनिवर्सिटीज़ की। रूरल एरिया के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ बनाना, ताकि वहाँ पे भी क्या हो, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो आपस में एग्रीकल्चर्स की नॉलेज ले सकें, है ना। चलिए दोस्तों, तो इसमें क्या क्या द कमीशन एम्फसाइज द विटल नीड फॉर इस्टेब्लिशिंग रूरल यूनिवर्सिटीज सराउंडेड बाय द रूरल कॉलेज टू मीट द नीड्स ऑफ रूरल, है क्या करना, रिकंस्ट्रक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखो जब भी हम किसी भी रूरल यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, वहाँ पे बना रहे हैं, खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग जब एजुकेशन मिलेगी तो देश अपने आप ही तरक्की करेगा और इन सब के बारे में सीखेगा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में, स्पेशली बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्प करेगा ये। एजुकेशन टू वुमेन, अब देखो वुमेन के लिए काफ़ी एजुकेशन के सिस्टम इंडिया के अंदर है। इस समय अगर आप देखोगे तो NC-WEB आपने नाम सुना होगा, NC-WEB ये स्पेशली एक ऐसा बोर्ड है जो सिर्फ वुमेन एजुकेशन यानी कि वुमेन एजुकेशन स्पेशली बोर्ड है ये। एंड दिल्ली के अंदर DU में स्पेशली ऐसे काफ़ी सारे कॉलेज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए हैं, जैसे कि गार्गी कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, है ना, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज हैं तो सिर्फ डेडिकेटेड ओनली गर्ल्स के लिए, है ना। तो ये है द कमीशन ऑल्सो पॉइंटेड आउट द नीड फॉर इस्टेब्लिशिंग कॉलेज फॉर वुमेन विद एडुकेट फैसिलिटीज़ एंड कंडीसिव एटमोसफियर। एंड अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं अपना, जो यानी कि जो मेन पॉइंट्स है हमारा इस टॉपिक का, मेरिट्स ऑफ द क्या कमीशंस, यानी कि दोस्तों जो कमीशन का जो रिकमेंडेशंस हैं इसके मेरिट्स क्या है, इसकी अच्छी अच्छी बातें क्या है, ये आपको पहले बताना होगा। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये इसने इसकी बात करी, यानी दोस्तों रिकमेंडेड दैट न्यू यूनिवर्सिटीज शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन रूरल एरियाज। सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है कि रूरल एरियाज में जब विलेज यानी गांव इलाकों में जब कॉलेज वगैरह या यूनिवर्सिटीज़ खोलेगी तो वहाँ के दोस्तों लोग पढ़ सकेंगे, ये काफ़ी अच्छी बात थी, है ना। ऐसे सिटीज़ में लोगों को जाना पड़ता था पहले, दूर दूर बहुत दूर दूर आपके घर से बहुत दूर दूर यूनिवर्सिटीज़ हुआ करते तो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, तो रूरल एरिया में खोलने के लिए काफ़ी अच्छी बात रही है। एंड कमीशन हैज़ रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़। ये बात ठीक है कि रिलीजियस के जो मोरल एजुकेशन है ये बच्चों को देना चाहिए, इस बात पे भी इसकी मेरिट्स गिनवाई जा सकती है, ताकि जब वॉयलेंस के प्रिंसिपल्स हैं, है ना, उसको ख़त्म किया जा सके। ये सभी जितने भी रिलीजन है वो सब चीज़ें सिखाते हैं हमें कि वॉयलेंस नहीं करना चाहिए। इससे बौद्ध धर्म क्या सिखाता है, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें चींटी तक को नहीं मारना चाहिए, हमें किसी भी प्राणी को कोई दुख में नहीं देखना चाहिए, है ना, दान दक्षिणा देना चाहिए। तो सभी धर्म तो यही कहना है कि मैं मानव मात्र की सेवा करूँ, यही तो सच्चा धर्म है। एंड दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट बात कही गई है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर उनकी एजुकेशन पॉलिसी में भी सुधार करना, इम्प्रूव करना, है ना, ताकि वो मतलब कि वो मीट कर सके इस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड कमीशन हैज़ एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ द ह्यूमैनिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। दोस्तों मानवतावाद को सिखाने के लिए एंड स्पिरिट यानी कि आध्यात्मिक एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा, है ना, ताकि एक इंसान का परमात्मा से किस तरीके से मिलन हो सके, है ना। तो ह्यूमैनिटीज़ के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में, हम कैसे सार्वभौमिक आपस में भाईचारा की एजुकेशन ये देने का काम करते हैं हमें, तो ये काफ़ी इसकी मेरिट्स हैं। एंड द कमीशंस हैड डिफाइंड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम।
वही बात बताया आपको मैंने कि 1947 में दोस्तों जैसे इंडिया आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तो उस समय सबसे पहली जो कमीशन बनाई गई थी वो यही कमीशन थी। इसलिए इस कमीशन ने ही सबसे पहली बार एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, इसलिए इसकी खासियत ये मानी जाती है। एंड इस कमीशन में और भी जो रिकमेंड किए गए वो था इन्हांसमेंट ऑफ द पे स्केल्स, यानी कि जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए ताकि वो बेटर तरीके से अपना काम कर सके। इस तरीके से ना, मतलब कि देखो टीचर को सैलरी नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे, टीचर नहीं बनेंगे, तो दिक्कत ये भी है ना। तभी बेटर क्वालिटी ऑफ टीचर चाहिए तो उनकी सैलरी को बढ़ावा, पे स्किल्स में इसको भी इंक्रीज करने की बात कही गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कमीशन ट्राई टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑन दी अपार्ट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द हायर एजुकेशन। ये बात तो ठीक है यार। अब हम बात सुनते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हमारे भी सपने, हम सोचते नहीं है भाई, मैं कभी ऐसा सोचा करता मैं भी जाऊँगा एमए करने के लिए, बीएड करने के लिए हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, फिर मैं सोचता नहीं यार वहाँ क्यों जाऊँगा, मैं यहीं पढ़ के वैसा सिस्टम में यहीं पैदा करूँगा, यहीं के बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तो सेम दोस्तों यही चीज़ इस कमीशन में कही गई। स्टैंडर्ड एजुकेशन जो होगा हमारा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को मीट करेगा, है ना। एंड हम चाहते हैं कि अपनी एजुकेशन लेवल को हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को उन यूनिवर्सिटी से भी कंपेयर कर पाएँ, उन यूनिवर्सिटी के बराबर ही उनकी स्टैंडर्ड तक पहुँच पाए जो इंटरनेशनल लेवल तक फेमस है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, है ना। तो इसकी बात कही गई इसके अंदर। एंड दोस्तों नेक्स्ट इसमें बात कही गई कि जो स्पिरिट ऑफ इंडियन कल्चर का है हमें उसको ये पढ़ाना चाहिए, है ना। आध्यात्मिकता है जो इंडियन कल्चर का, भारतीय संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए, भारतीय संस्कृति को स्पेशली पढ़ाना चाहिए हमें बच्चों को, ताकि वो नेशनलिज्म को भी अच्छे से समझ पाए और देश की नाम पे देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागृत यानी कि जाग पाए। अब दोस्तों बात करते हैं हम डीमेरिट्स की, क्या क्या इसके डीमेरिट्स हैं यानी कि डिसएडवांटेज क्या है इस कमीशन के। सबसे पहली बात है दोस्तों ये, अब जो मैं आपको पहले बता दिया मैंने कि इसने रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन जो बताया काफ़ी वैग्यू है। वैग्यू मतलब क्या होता है, वेग मतलब इसको मतलब वैग कहते हैं या दोस्तों इसको एम्बिजियस कहते हैं। एम्बिजियस मतलब होता है अस्पष्ट, है दोस्तों, अस्पष्ट है, काफ़ी वेग है यानी कि अस्पष्ट है, एम्बिजियस है। क्योंकि ये तो बता दिया कि रिलीजियस एजुकेशन दो, मोरल एजुकेशन दो, लेकिन कौन कौन चीज़ दो यही नहीं बताएगा, क्योंकि धर्म तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, क्या पढ़ा है उसके अंदर, है। इसलिए भाई इसकी काफ़ी क्रिटिसाइज की जाती है इस बेस पे। पहला पॉइंट ये हो गया। तो द कमीशन फ्रैंकली क्रिटिसाइज द डिफेक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। पहली बात तो दोस्तों ये है कि इससे काफ़ी सारे कुछ सिस्टम हुए जो लोग उस समय सेटिस्फाई नहीं हुए, और इस समय जब लोग सेटिस्फाई नहीं हुए तो काफ़ी सारी बातें इस कमीशन की इम्प्लीमेंट नहीं की गई, है ना। बाकी जो अच्छी लगी उसको इम्प्लीमेंट उस समय ही कर दिया गया। द सजेशंस ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज़ वर नॉट मच इफेक्टिव। क्यों दोस्तों इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि उस समय रूरल एरिया के अंदर भी, अगर मैं आपको 1947 की दोस्तों बात बताऊं तो इंडिया में दोस्त उस समय लगभग 8.7% लोग ही ऐसे थे जो कि एजुकेटेड थे, और उसमें भी पुरुषों की संख्या, मेल की संख्या ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू वुमेन्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट कमीशन हैज नॉट चूजन टू स्टडी डीपली द प्रॉब्लम्स ऑफ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैंने आपको बताया कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोल दिया गया बस, लेकिन मीडियम क्या हो इंस्ट्रक्शन का यानी कि पढ़ने का, इसके बारे में ही नहीं बताया गया। अब देखो जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अंदर 5th क्लास तक बच्चा अपने ही रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेगा, तो इसका उसका माइंड डेवलपमेंट हो पाएगा, माइंड अच्छे डेवलप हो जाएगा क्योंकि अपनी लैंग्वेज पढ़ पा रहा है। वैसे कभी क्या है, इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, इंग्लिश थोप दी गई है, ऐसा बच्चे के साथ अब नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू इन सभी पॉलिसी। 1986 की पॉलिसी दोस्तों अब तक चलती आ रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। द कमीशन हैज नॉट गिवन मच अटेंशन ऑफ वुमेन एजुकेशन। बस ये बता दिया गया कि वुमेन्स के लिए एजुकेशन बोर्ड बनेगा, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ बनेगी अलग अलग, लेकिन वुमेन एजुकेशन को लेकर काफ़ी एक्टिव नहीं दिखाया गया इसके अंदर। कुछ अलग से स्कॉलरशिप वगैरह या कोई अलग से फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं बताया गया, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फाइन आर्ट्स हैज़ ऑल्सो बीन इग्नोर्ड बाई द कमीशन। फाइन आर्ट्स के बारे में इसमें दोस्तों कुछ बताया ही नहीं गया है। तो आज दोस्तों को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंस है फाइन आर्ट्स के बारे में, लेकिन इसके बारे में इसमें कुछ बताया नहीं गया, इग्नोर किया गया, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सम ऑफ द रिकमेंडेशंस वर मेड रिपीटिशंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रीवियस कमीशन। अंग्रेजों का टाइम की कुछ बातें हैं जो इसने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया है। और लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पॉलिसी हम पढ़ते आ रहे थे 1867 की, तो उस रिपीट की वजह से भी इसकी डिमेरिट्स गिनवाई जाती है, क्योंकि पुरानी शिक्षा दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, नई शिक्षा तो हमारे द्वारा बनाई गई है ना भाई,
इसलिए इसने रिपीट जो करी इसकी बेस पे इसके डिसाइड यानी डिमेरिट्स भी बताए जाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपने अंत तक देख ही लिया है तो लाइक तो जरूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपको पावरफुल वीडियोस देना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चंस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। फर्स्ट वीडियो में दोस्तों जो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, इसकी वीडियो की स्लाइड्स के लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके दोस्तों इसको डाउनलोड कर लेना। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसकी भी एक मैंने नोट्स दे दिया है, आप उसको भी डाउनलोड कर लेना। और इस तरीके से आज की इस वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, मैं जानता हूँ इंडियंस थोड़े बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं ये पैसा लग जाएगा। लाल बटन दिख रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो और छोटे से घंटी दिख रहा होगा बेल आइकन ऑन कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना। लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, मेहनत कैसी लग रही है आपको लाइक करना, ठीक है। एंड इस तरीके से दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगा, जुड़े रहना चैनल के साथ। कैसे लगी आपको ये वीडियो, थोड़ा सजेशन आप भी दे देना भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।